हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी बताया था कि रेडियो एक्टिविटी केमिकल काइनेटिक्स का एक एप्लीकेशन है, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है। जो भी यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो मोस्टली आपको केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिविटी एज सच जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, ठीक, लेकिन सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का एप्लीकेशन है इसलिए एडवांस में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेंस के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांस के हिसाब से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, इसी चैप्टर को आप आगे दोबारा से फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो। केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स कॉमन है, तो रेडियो एक्टिविटी आप मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो। जैसी आप यहाँ पढ़ते हो एग्जैक्ट वैसे ही आप वहाँ पर भी पढ़ोगे। वहाँ कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी या कुछ चीज़ें वहाँ से आपको अलग पढ़नी पड़ेगी, ठीक। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, मेनली इसमें केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ है और उसके अलावा कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी, लाइक फ्यूज़न क्या होता है, फिशन क्या होता है, क्यों कोई न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव होता है, क्यों वो नहीं होता है, रीज़न क्या होता है रेडियो एक्टिविटी के पीछे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखनी है, ठीक। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी से और सबसे पहले चलते हैं बैकग्राउंड पे कि आखिर ये रेडियो एक्टिविटी एग्जिस्टेंस में कैसे आई। रेडियो एक्टिविटी की बात करने से पहले, सिंस रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करती है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ आइडिया दे दूं अबाउट न्यूक्लियर पार्टिकल्स, जिनको आप न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हो। तो न्यूक्लियर पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या उसके अंदर रहते हैं। वो ट्रांजिएंट स्टेट में भी हो सकते हैं, मतलब बन रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, बन रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो उन सबको हम न्यूक्लियर पार्टिकल्स के अंदर काउंट करेंगे। ये क्या होते हैं क्या नहीं होता है, इन सबसे हमें इस चैप्टर के अंदर डील करना है। कुछ कॉमन को तो आप जानते हो, जैसे प्रोटॉन, ठीक, और कौन होता है आपका बताओ, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर पार्टिकल थोड़ी, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है ना। तो प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, उसके अलावा कुछ अलग नाम है जो आप लोगों ने बहुत कम सुने होंगे, होते हैं मीजॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एटसेट्रा, और भी बहुत लंबी लिस्ट है ना। जनरली हमें लगता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन और भी पार्टिकल्स होते हैं। बस ये फ़र्क इतना होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमेशा प्रेजेंट रहते हैं स्टेबल फॉर्म में, मीजॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो ट्रांजिएंट फेज के अंदर होते हैं। कन्वर्जन के दौरान ये क्या होते हैं, आपके जनरेट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन हमें सबसे डील नहीं करना है। हमको तो बेसिक पता होना चाहिए कि भाई प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और यही दोनों मेनली न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन भी करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद हम ये इन पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, अभी तो सिर्फ मैंने आपको इनका नाम लिखवाया है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बैकग्राउंड कि कैसे रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी। तो इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, ये तो हम क्या कर रहे हैं ना, थीम बना रहे हैं पूरी। भाई अगर हम रेडियो एक्टिविटी को पढ़ रहे हैं तो पहले ये तो देखें कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब है ना, कब कैसे पता लगा कि कोई चीज़ रेडियो एक्टिव हो सकती है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1896 के अंदर, जब आपके पास हेनरी बैकरेल नाम से एक साइंटिस्ट था। आप आगे चलकर यूनिट भी पढ़ोगे बैकरेल के नाम से। तो ये हेनरी बैकरेल एक साइंटिस्ट था। इसने क्या किया, इसने एक फोटोग्राफिक प्लेट ली, ठीक। तो एक मान लो एक कवर्ड थी आपके पास, उस कवर्ड के अंदर उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट को एक ब्लैक पेपर के अंदर रैप करके रख दिया, ठीक। और इसी कवर्ड के अंदर एक्सीडेंटली उसने एक सॉल्ट रखा। द सॉल्ट वॉज Na2UO2SO4 होल ट्वाइस। तो इस तरह का एक सॉल्ट था जिसके अंदर कौन प्रेजेंट था, यूरेनियम, ठीक है। उसने रख दी दो चीजें एक साथ। फिर कुछ दिन बाद आके इसने देखा तो इसने क्या देखा कि उसने इस फिल्म को खोला तो देखा कि फिल्म खराब हो चुकी है, फिल्म के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हो चुके हैं, फिल्म ब्लैकेंड हो चुकी है। तो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, मतलब पड़े फिल्म खराब कैसे हो गई। और जब उसने ऑब्जर्व किया ठीक से, उसने देखा कि फिल्म जो खराब हुई है वो कुछ इस तरह से खराब हुई है कि उसके ऊपर से एक्सरेज पास की गई हो, या फिर एक्सरेज के जैसी ही हाई एनर्जी रेज पास की गई हो। तो उसने देखा अपनी कवर्ड में कि एक्सरे तो कहीं से आ ही नहीं सकती, भाई घर में एक्सरे थोड़े ना बनती है। तो अपने घर में उसने कवर्ड में रखा हुआ था, एक्सरेज यहाँ थी नहीं, तो उसको क्यूरियोसिटी जागी कि यार ये फिल्म खराब कैसे हुई।
तो उसने क्या किया, दोबारा से अपने कबर्ड के कंटेंट को चेक करना शुरू किया और जितनी भी चीज़ें उस कबर्ड में रखी हुई थी, जो केमिकल चीज़ें थी, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स थे, उसने उस फिल्म के साथ उनको दोबारा से अलग अलग रखा और ऑब्जर्व किया कि किस केस के अंदर फिल्म दोबारा से ख़राब हो रही है। तो जब उसने वापस से ये चीज़ एक्सपेरिमेंट दोबारा किया तो उसको पता लगा कि इस कंपाउंड के साथ फिल्म को रखने पर हर बार फिल्म क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। तो यहाँ से उसने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ से ना कुछ इनविजिबल रेज निकल रही हैं, आर एमिटेड फ्रॉम दिस यूरेनियम सॉल्ट। और वो रेज क्या कर रही है, इस फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर रही है, खराब कर रही है। ठीक, अब इसने तो इतना ऑब्जर्व किया और इस बेसिस पे उसने बता दिया कि भाई यूरेनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं जनरली, उसने क्या किया, फिर मेटल चेंज किया तो और मेटल से खराब नहीं हो रहा था, लेकिन यूरेनियम के सॉल्ट से क्या हो रही थी, फोटोग्राफिक फिल्म आपकी खराब हो रही थी। तो उसने कंक्लूजन निकाल के बता दिया कि हाँ भाई, यूरेनियम या उसके जो सॉल्ट्स हैं उनसे जनरली क्या होता है, इनविजिबल रेडिएशंस निकलते हैं जो क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर सकते हैं। अब मीनवाइल इन्हीं के ही स्टूडेंट थे जिनको आप बहुत अच्छे से, आपने नाम तो सुना होगा, क्यूरी नाम सुना है, मैडम क्यूरी, नहीं सुना? चलो, तो ये इनके स्टूडेंट थे मैडम क्यूरी और इसका पति था पियरे क्यूरी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और बैकरेल के स्टूडेंट रहे हैं। तो जब बैकरेल के साथ ये चीज़ हुई तो ऑब्वियसली वो अपने स्टूडेंट के साथ ये चीज़ शेयर करेगा ही करेगा। तो उन्होंने उसकी स्टडी को आगे कंटिन्यू किया और 1898 में इन्होंने देखा कि सिर्फ यूरेनियम ही नहीं, यूरेनियम के अलावा थोरियम, पोलोनियम, रेडियम और भी कई एलिमेंट्स हैं जो इस तरह के इनविजिबल रेडिएशंस को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। ठीक, और यहाँ से उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया जिसको उन्होंने क्या बोला, रेडियो एक्टिविटी। तो पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने का मेन कंट्रीब्यूशन है इस टर्म को डिफाइन करने में। उन्होंने एक टर्म का नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी टर्म कहाँ से आया, दिस इज रे एमिटिंग एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी का उन्होंने मतलब दिया कि अगर कोई भी सब्सटेंस रेज यानी रेडिएशंस एमिट कर रहा है तो उसको हम लोग कैसा सब्सटेंस बोलेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। और इस तरह से रेडियो एक्टिविटी का जन्म हुआ, वो एग्जिस्टेंस में आई और फिर रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन किया गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया। और आज हम जिस स्टेज के ऊपर हैं, रेडियो एक्टिविटी हमारी लाइफ में बहुत यूज़ आती है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम तो इनडायरेक्टली यूज़ आती है। जैसे आपने सुना ही होगा, एटॉमिक पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हम लोग कोटा में, हमारे पास में रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट है। अगर आप लोगों ने भी इसका नाम सुना हो तो, है ना, जीके की बुक के अंदर हमने ज़रूर पढ़ा होगा कि कितने पावर प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर, कौन कौन से हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए रावत भाटा भी उनमें से एक बहुत मेन पावर प्लांट है। उसके अलावा जो कैंसर हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर भी कीमोथेरेपी नाम से एक प्रोसेस होता है जिससे कैंसर सेल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वो भी रेडियो एक्टिविटी का ही एप्लीकेशन है। तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। एटम बॉम्ब आपने सुना हुआ है ही, ऑल्दो हजार्डस है, लेकिन हर कंट्री के पास अपने प्रोटेक्शन के लिए एटम बॉम्ब्स हैं जो किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं, रेडियो एक्टिविटी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो चलो आओ, ये तो हुआ बैकग्राउंड, क्या होती है रेडियो एक्टिविटी, मतलब कैसे डिफाइन की गई, कैसे एग्जिस्टेंस में है रेडियो एक्टिविटी। अब समय आ चुका है कि हम इसके टेक्निकल और साइंटिफिक पार्ट की बात करें और डिफाइन करते हैं हम सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो देखो, रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। आप स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हो? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो अपने आप हो जाए, आपको कुछ नहीं करवाना पड़े। जब किसी न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, जब वो ब्रेक होता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ना आपको कोई प्रेशर लगाना पड़ता है, ना आपको न्यूक्लियस को पकड़ के हथौड़े से ब्रेक करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। जो भी प्रोसेस अपने आप होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। जैसे ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, इसको मैं नीचे पकड़ के नहीं लाया, मैंने यहाँ से छोड़ दिया, ये अपने आप नीचे गिर गया है, मतलब ये कैसा प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल कैसे होता है वो हम लोग आगे सीखेंगे।
along with emission of certain radiations is called radioactivity. ठीक, तो सबसे पहली चीज होगा क्या रेडियोएक्टिविटी के अंदर, आपके पास एक न्यूक्लियाई होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। तो पेरेंट न्यूक्लियाई वो होगा जिसका डिसइंटीग्रेशन होगा, विच डिसइंटीग्रेट्स। ठीक, अब जब आपका पेरेंट न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होगा तो डिसइंटीग्रेट होकर एक ही नया न्यूक्लियाई, देखो नई न्यूक्लियाई का मतलब क्या है कि नया एटम बनाएगा, आप इस तरह से कह सकते हो। ठीक, तो कैसे बनेगा वो भी अपन रिएक्शन के अंदर देखेंगे। तो ये एक डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई के डीके से, डिसइंटीग्रेशन से नया न्यूक्लियाई बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। और उसके साथ क्या होता है, कुछ एमिशंस एमिट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एमिशंस, या फिर आप इन्हें रेडियो एक्टिव रेडिएशंस भी बोल सकते हो। इन एमिशंस के अंदर मेनली अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस एमिट होते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट ये बेसिक सा आउटलाइन है एक रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस का। इसके अंदर एक पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, उससे डॉटर न्यूक्लियाई बनता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, 92 यूरेनियम 238, इससे जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है 2He4, तो यहाँ पर क्या बचता है, ये बनता है 90 थोरियम 234। तो अगर आप, ये आपका एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है। इसमें अगर आप इसकी बात करो तो बताओ ये कौन सा न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई। बताओ ये कौन सा न्यूक्लियाई है, डॉटर न्यूक्लियाई। और ये कौन है आपका, रेडियो एक्टिव एमिशन या फिर रेडियो एक्टिव रेडिएशन है। ठीक, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, पेरेंट न्यूक्लियाई, अब देखो जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई है इसको हम रेडियो एक्टिव भी बोलते हैं। दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक, तो वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा, चाहो तो आप यहाँ अलग से लिख लो ऊपर, मतलब कहीं इसके बाद आपकी कॉपी में, कि द सब्सटेंस which show radioactivity are called radioactive substances. ठीक है, तो वो सब्सटेंस जो रेडियोएक्टिविटी शो कर सकते हैं उन्हें हम कौन से सब्सटेंस बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक, अब एक और काम की चीज़, ये रेडियोएक्टिव है, ये बना, अब ये बना जो डॉटर न्यूक्लियस, ज़रूरी नहीं है कि ये रेडियोएक्टिव ना हो, ये रेडियोएक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो सब डिपेंड करता है इसकी स्टेबिलिटी पे, जिसको अपने इस चैप्टर में हम आगे कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ लिख देना, डॉटर न्यूक्लियाई के ब्रैकेट के अंदर मे बी रेडियो एक्टिव, मे बी RA लिख रहा हूँ मैं। RA का मतलब क्या होगा कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है रेडियोएक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये थी रेडियो एक्टिविटी। एक पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है और क्या बनाता है, कुछ एमिशंस एमिट करता है जिन्हें हम रेडियो एक्टिव एमिशंस बोलते हैं। ठीक, फर्दर ये सब सीखने के बाद आपको रेडियो एक्टिविटी की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको सीखना है और उनको ध्यान भी रखना है। ठीक, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप अपने चैप्टर में आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया करोगे। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो आपका रेडियो एक्टिविटी होता है, रेडियो एक्टिविटी इज एसेंशियली और न्यूक्लियर फिनोमिना।
मतलब ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के बाहर नहीं होता है। और सिंस ये न्यूक्लियस की नेचर पे ही डिपेंड करता है, इसका एक्सटर्नल कंडीशन से कोई अफेक्ट, मतलब इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप बाहर का प्रेशर बढ़ा दो, कम कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, कम कर दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, कम कर दो, कुछ भी कर दो, एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर रेडियो एक्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ाने से कभी भी रेडियो एक्टिव एमिशन बढ़ेगा नहीं, कम करने से कम नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो अब ध्यान रखना, रेडियो एक्टिविटी इज essentially a nuclear phenomena, that is it is unaffected by external conditions like pressure, temperature, presence of other nuclei एटसेट्रा, ठीक। तो इन सब चीज़ों के ऊपर रेडियो एक्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। सेकंड, हाँ, एक चीज़ है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके ऊपर रेडियो एक्टिविटी डिपेंड करती है, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो रेडियो एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब आप सब्सटेंस का जितना ज़्यादा अमाउंट लोगे, उसकी रेडियोएक्टिव एमिशन एमिट करने की रेट भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे जब हम काइनेटिक्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी पढ़ेंगे तब। अभी तो आप सिर्फ इस पॉइंट को लिख के छोड़ दो। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आप ध्यान रखें, इफ एक्स इज, एक एलिमेंट है हमारे पास, इफ एलिमेंट एक्स इज रेडियो एक्टिव, तो आपके पास एक एलिमेंट है x जो कि रेडियो एक्टिव है। तो आप ध्यान रखना, देन आप x को चाहे सॉलिड स्टेट में ले लो, चाहे लिक्विड स्टेट में ले लो, चाहे गैसियस स्टेट में ले लो, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के तीनों कैसे होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। रेडियो एक्टिविटी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करती है। x का कोई कंपाउंड मान लो ऑक्सीजन के साथ, x का कोई कंपाउंड मान लो क्लोरीन के साथ, कोई भी ले लो, कोई भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ इसका कंपाउंड है, ये सब के सब क्या होंगे, ऑल विल बी रेडियो एक्टिव, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं C14, ये कार्बन 14 जो होता है ना, वो रेडियो एक्टिव होता है। तो जिस भी मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में C14 पहुंच गया, वो खुद भी कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। इस चीज़ को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम में लोगे। C14 है, तो अगर मैं लिखूं C14O2, बताओ C14O2 भी कैसा होगा, रेडियो एक्टिव होगा। वाटर का एक आइसोटोप होता है O, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम D, ठीक। तो खैर ये तो आइसोटोपिक वो आ गया, इसको हम रेडियो एक्टिव कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो अगर सिंपल सा फंडा है कि अगर एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, तो जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा वो उसको भी क्या बना देगा, रेडियो एक्टिव। दूसरा, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट की फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आई बात समझ में? तो ये तीन प्रॉपर्टीज है मेन जो आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में ध्यान रखनी है। चलो, तो डिफाइन कर दिया रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। अब डिस्कस करते हैं हम रेडियो एक्टिव एमिशंस के बारे में। जैसे हमने यहाँ पे सीखा, तीन तरह के रेडिएशंस आपको मिलते हैं कॉमनली, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, इन सब को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप ये कॉपी करो, फिर बात करते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की या फिर एमिशंस की। तो देखो, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज रेडियो एक्टिव एमिशंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, तीन तरह के एमिशंस आपको मिलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के दौरान। तो तीन तरह के एमिशंस क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेटअप बनाते हैं। देखो,
ये आपके पास यहाँ पर हमने क्या किया है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, से पोलोनियम, ठीक है। तो ये आपका एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब अगर ये सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये क्या करेगा, एमिशंस एमिट करेगा। तो इससे निकलने वाले एमिशंस को डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर प्लेट्स लगाई 2, एक प्लेट इधर लगाई जो कि आपकी पॉजिटिव प्लेट है, और एक प्लेट आपने इधर लगाई जो कि आपकी नेगेटिव प्लेट है, ठीक। अब देखो, अगर यहाँ से निकलने वाले रेडिएशंस के ऊपर कोई चार्ज है, ठीक, तो अगर इन पे कोई चार्ज होगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, और अगर कोई चार्ज नहीं हुआ तो वो कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल सीधा। तो इस तरह से ये सेटअप किया गया और इसमें देखा गया कि कौन कौन सा पार्टिकल किधर किधर मूव कर रहा है, जो भी रेडिएशन एमिट हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो मेनली यहाँ पर 3 तरह के रेडिएशंस ऑब्जर्व किए गए और उनके डिफ्लेक्शंस भी अलग अलग आए। यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स थे जो नेगेटिव प्लेट्स की तरफ जा रहे थे और उनका जो, जैसे ये कुछ पार्टिकल्स तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे इस तरह से, उनमें कोई डेविएशन नहीं था। कुछ पार्टिकल्स थे जो बहुत कम डेविएट होकर नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे थे, और कुछ पार्टिकल्स थे जो बहुत ज़्यादा डेविएट होकर कहाँ मूव कर रहे थे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे थे। तो इस तरह से 3 अलग अलग तरह के पार्टिकल्स आपको मिले जिनका अलग अलग डेविएशन आ रहा था। ऑब्वियसली जो पार्टिकल्स नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, बताओ उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, तो these radiations were containing positively charged particles, और जिनको डिटेक्ट किया गया तो ये कौन से पार्टिकल्स निकले, अल्फा पार्टिकल्स। तो इनको हमने अल्फा पार्टिकल्स नाम दिया। अल्फा पार्टिकल्स आपने 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनका नाम सुना था। बताओ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हम He2+ आयन को बोलते हैं, या फिर आप इसे हीलियम न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। अल्फा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल 2He4। ध्यान दो, ये भी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही सीखा है कि किसी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उससे उसके मास नंबर पे और उसके एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हीलियम पे +2 चार्ज आने पर भी उसका एटॉमिक नंबर तो 2 ही रहेगा और उसका मास नंबर कितना रहेगा, 4। तो आप ये कन्फ्यूजन में ना रहें कि +2 चार्ज आने के बाद भी आप इसे 2He4 ही लिख रहे हो। +2 चार्ज सिर्फ ये बताता है कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, और इलेक्ट्रॉन के जाने से एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आज के बाद अल्फा पार्टिकल के लिए नोटेशन है आपका ये। अगर आपसे कोई बोलता है अल्फा पार्टिकल तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2He4 रिप्रेजेंट करोगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, बताओ ये बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहा है या बहुत कम डेविएट हो रहा है। बताओ इसके कम डेविएट होने का रीज़न क्या हो सकता है। इसके कम डेविएट होना ये दिखा रहा है कि ये पार्टिकल क्या है, हैवी है। क्योंकि ये हैवी है तभी तो इतना सा डेविएट हो रहा है। अगर ये लाइट होता तो इसके अंदर डेविएशन क्या होता, बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लेट का अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता, बहुत ज़्यादा। तब आप एक और चीज़ बोल सकते हो कि स्मॉल डेविएशन represents that these particles are heavy. These particles are heavy. ठीक है, तो बाकी जो 2 पार्टिकल निकल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा हैवी होता है। अगर मैं आपसे अल्फा पार्टिकल के मास की बात करूं तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, हीलियम के मास के बराबर, दैट इज 4 AMU, या फिर आप इसे 4 × 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब ये मोल की बात है सिंपल सी। एक अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा, 4 AMU होगा। 4 भी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये 4 पॉइंट समथिंग होता है। वो चीज़ आप फिजिक्स के अंदर यूज़ करोगे, अपने यहाँ पर इतनी काम में नहीं आएगी। चलो फिर बात करते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी ऑफ पार्टिकल्स की, ब्लू वंस, जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे थे। इसका मतलब ये कैसे पार्टिकल्स होंगे, दीज विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और इनको नाम दिया गया बीटा पार्टिकल्स। क्या नाम दिया गया, बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल -1 E0 और -1 बीटा 0 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों ही बीटा पार्टिकल्स के सिंबल हैं। ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसा है,
देखो इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन भी ये होता है -1 E0, ठीक, या फिर आप इसे -1 बीटा 0 भी लिख सकते हो। सो दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स, या कई जगह आपको ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन मैं इसको इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर से एमिट हो रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं ना, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल बोला है। एक्चुअली ये कन्वर्जन के दौरान एमिट होता है, तो वो अपन अभी आगे चल के सीखेंगे कैसे एमिट होता है। बट हाँ, बीटा पार्टिकल्स क्या हैं, दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स। अगेन अगर ये इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल है तो जो मास ऑफ बीटा पार्टिकल होता है वो बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक। अब बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। और इसका चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो अगर आप चार्ज निकालो तो वैसे तो वो -1 है रिलेटिव चार्ज, और वैसे देखोगे तो -1.6 इंटू क्या मिलेगा, 10⁻19 कूलम्ब्स। बोलो बात समझ में आती है। फिर नंबर आता है अपने थर्ड रेडिएशन का, जो कि बिना रुके बिना मुड़े बिल्कुल स्ट्रेट चला गया। इसका मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इन रेडिएशंस का नाम हमने रखा गामा रेडिएशंस। क्या रखा, गामा रेडिएशंस। ये क्या है, सिंपल एनर्जी का रेडिएशन है, ये कोई पार्टिकल नहीं है, ना तो कोई इसका मास होता है, बहुत हाई स्पीड से क्या होता है ये रेडिएशंस निकलते हैं। तो आवर थर्ड कैटेगरी इज ऑफ गामा रेडिएशंस, एंड दीज आर radiations of high energy having wavelength between 0.001 एंगस्ट्रॉम to 1 एंगस्ट्रॉम। तो इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसी वजह से इनके एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो गामा रेडिएशन सिर्फ एनर्जी के रेडिएशंस हैं, ये कोई पार्टिकल नहीं है अल्फा और बीटा की तरह, और इनके पास बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो ये तीन तरह के रेडिएशंस यहाँ पर एमिट होते हैं। बेसिक इनकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिनसे हम इनको कंपेयर करते हैं। तो एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर एक टेबुलर फॉर्म के अंदर हम अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर सकते हैं। और वो एक्चुअली आपको बहुत सारी रटनी तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। तो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। तो देखो यहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं। टेबल कंसिस्ट ऑफ नेचर, हम जिस पार्टिकल्स को कंपेयर करें उनके हर एक अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करेंगे। कौन कौन से पार्टिकल होता है हमारे पास, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो थोड़ा और जगह देते हैं इनको। हो गया अल्फा, यहाँ कहीं हो गया आपका बीटा, और यहाँ कहीं हो गया आपका गामा। तो सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी कंपेयर करने जा रहे हैं वो है इनका सिंबल फर्स्ट, ठीक। रिप्रेजेंटेशन क्या है तो बताओ, अल्फा क्या होता है, यस, अल्फा इज 2He4, ठीक। बीटा क्या होता है, -1 E0, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, -1 बीटा 0। और गामा क्या है, गामा का रिप्रेजेंट तो गामा ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल्स, है ना, या फिर आप इसे He2+ भी लिख सकते हो। इसको हम डबली आयनाइज्ड हीलियम भी बोलते हैं, क्योंकि दो बार आयनाइजेशन हो ना, +1 +2। ये क्या है, दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स। मैं इलेक्ट्रॉन लाइक क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर से आता है, इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रॉन लाइक बोला है। और दीज आर ओनली द रेडिएशंस ऑफ एनर्जी। तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपल रेडिएशन ऑफ एनर्जी, या ऐसा बोल दो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। गामा रेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ठीक। चलो इसके बाद हम बात करते हैं इनकी स्पीड की, ठीक। तो देखो जो अल्फा रेज होती हैं वो 1/10 to 1/20 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, ये इनकी स्पीड होती है, ठीक।
जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो इनसे ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं, अराउंड 33% टू 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रटना वटना नहीं है, आप देखते जाओ समझते जाओ, और ये इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करते हैं, क्योंकि तो वैसे ही EM आ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करेगा। वैसे भी दिख रहा है। बताओ इन तीनों में सबसे हैवी कौन है? अल्फा, तो उसकी स्पीड क्या होगी? सबसे कम। देखो सबसे कम। उस सेल का बीटा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। सबसे गामा, गामा तो EM आ रहा है तो ये वैसे भी किससे मूव करेगा? स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करेगा। चलो जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर। देखो पेनिट्रेशन पावर क्या है? सिंपल, किसी चीज़ से पास होने की पावर है ना, कितनी आसानी से कोई मतलब किसी चीज़ को आप पेनिट्रेट कर सकते हो। तो जो अल्फा पार्टिकल होते हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर मिनिमम होती है अमंग दीज थ्री, और वो होता है इसकी लार्ज साइज की वजह से। अल्फा की साइज बीटा के कंपैरिजन में क्या होती है? ज़्यादा, और इसी वजह से क्या होता है इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है। अगर हम डेटा के टर्म्स में बात करें तो 0.001 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट को ये क्या कर सकता है? पेनिट्रेट कर सकता है। सिर्फ इतनी सी इसकी पेनिट्रेशन पावर होती है। वहीं पर अगर हम बीटा की पार्टिकल की बात करें तो बीटा की पेनिट्रेशन पावर ग्रेटर देन अल्फा होती है, और दिस इज अराउंड 0.1 सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम, 100 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। वहीं पर गामा की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो होती है मैक्सिमम, क्योंकि ये सिर्फ रेडिएशन है, और ये एक 1 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ एल्यूमिनियम को भी क्या कर सकता है? ठीक है, 1 नहीं आएगा, आई थिंक 0.1, 100 आता है। 100 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ एल्यूमिनियम को भी क्या कर लेगा? ये आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये इन तीनों की पेनिट्रेशन पावर है, और इस तरह से आप इन तीनों को क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी जो अपनी है सिंपल सी, दैट इज पाथ। तो इसका पाथ होता है स्ट्रेट लाइन। अल्फा पार्टिकल्स हमेशा स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं। बीटा पार्टिकल्स का क्रूक्ड पाथ होता है। क्रूक्ड पाथ कैसा होता है? अभी सीधा चल रहा है, फिर ऐसे घूम गया, फिर ऐसे घूम गया, फिर सीधा चलते ऐसे घूम गया। ठीक है, वेव नहीं है, यूँ चल रहा है, फिर इधर घूम गया, ऐसे घूम गया, फिर सीधा चला गया। इसको हम बोलते हैं क्रूक्ड पाथ, मतलब कुछ भी इसका फिक्स नहीं है, अजीब से रास्ते में ये घूमता रहता है। जबकि ये तो रेडिएशंस हैं, और रेडिएशंस किसकी फॉर्म में मूव करते हैं? वेव की फॉर्म में मूव करते हैं। ठीक, चलो इन कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऊपर वाली प्रॉपर्टीज तो आप लिख लिए, तो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जो अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी है दैट इज आयनाइजिंग पावर। तो आयनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स की मैक्सिमम होती है, और उसका रीजन होता है ड्यू टू देयर हाई काइनेटिक एनर्जी। अल्फा पार्टिकल्स का मास मैक्सिमम है, इनका मास ज़्यादा है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा। अब होता क्या है, जैसे एक गैस है, मान लो कोई भी गैस है, हीलियम, हाइड्रोजन गैस है, या कोई भी नाइट्रोजन गैस है, तो गैस के अंदर क्या होता है? ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही आपने इस गैस से अल्फा पार्टिकल्स को पास किया, ये अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं और इसको नॉकआउट करके बाहर निकाल देते हैं। इससे कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। गैस से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उसका क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है? कोलाइड करके ये आयनाइज करते हैं। तो देखो, जिस पार्टिकल के पास मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। बताओ इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मोमेंटम किसके पास होगा? इसीलिए इसकी आयनाइजिंग पावर भी क्या होती है? सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद नंबर आता है बीटा पार्टिकल का। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लेस देन बीटा होती है। और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? गामा की, मिनिमम। ठीक है, अगर कंपेयर करो, अगर मैं अल्फा की गामा की आयनाइजेशन एनर्जी को 1 मान लूँ तो बीटा की इससे 100 टाइम्स होती है, और अल्फा की आयनाइजेशन पावर क्या होती है? इससे 10,000 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक, तो एक और छोटी सी प्रॉपर्टी दैट इज आयनाइजिंग पावर। तो देखो नेक्स्ट दो और प्रॉपर्टीज जो आपको इनके लिए कंपेयर करनी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है दैट इज इफेक्ट ऑन
ZNS स्क्रीन। तो ये आपने सुना होगा, ZNS एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। इस पे जब भी कोई पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक लाइट स्पॉट इल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस होती है। तो आप मुझे बताओ, एक तो मैं ये एक ZNS स्क्रीन है, इस पर एक तो अल्फा को थ्रो करूँ, एक बीटा को थ्रो करूँ और एक गामा को थ्रो करूँ, बताओ इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेंस प्रोड्यूस करेगा? खुद सोचो। क्यों? उसका मास ज़्यादा है, तो ज़्यादा मोमेंटम से यहाँ कोलाइड करेगा, ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो ज़्यादा इल्यूमिनेंस यहाँ पर क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ZNS स्क्रीन या किसी भी फ्लोरोसेंट स्क्रीन की बात कर रहे हो तो इसका मैक्सिमम इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट लेस देन अल्फा होगा, दिस विल हैव वेरी लेस इफेक्ट, लिटिल इफेक्ट। ठीक, इसी तरह हम एक और लास्ट प्रॉपर्टी अगर यहाँ कंपेयर करें, 7th, दैट इज इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है। अब अल्फा बीटा में अगर मैं फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट देखूं तो वो बीटा का ज़्यादा होता है। ये ऑब्जर्व चीज़ है जिसको आप एज इट इज ध्यान, मतलब रटने की जरूरत तो है ही नहीं, तो हम ये कंपेयर कर रहे हैं बस। इसका इफेक्ट ग्रेटर देन अल्फा होता है, ठीक, और इसका इफेक्ट फिर से बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट, ठीक। तो इफेक्ट तो करता है लेकिन इसका इफेक्ट इन दोनों से क्या होता है, बहुत कम होता है। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको रटनी वटनी नहीं है, एक बार आपने देख ली, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो ये थे आपके 3 रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, अल्फा, बीटा, गामा, और उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ और टर्म्स बताने वाला हूँ जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं और वो बहुत आसान है, मतलब उनमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हो सकता है कभी घूमते फिरते आपके वो यूज़ में आ जाए। दिस टर्म्स आर आइसोटोप्स। जानते हो क्या होते हैं? वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। दूसरा होता है आइसोबार्स, जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट। एक टर्म होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स सुने? चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो आइसोटोप आइसोबार मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं, मैं लिखवाता हूं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। कोई भी ऐसे 2 एलिमेंट्स जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 7n15 एंड 8o16, बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, किस में से किसको, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को। तो 15 - 7 बताओ इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8, 16 - 8 न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के आइसोटोन्स होंगे, ठीक। ऐसे ही एक और टर्म मिलता है आपको, आइसोडाइफर्स। क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स आर एलिमेंट्स with same value of n minus p। तो ऐसे एलिमेंट जिनके लिए n माइनस पी की वैल्यू सेम होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 6C14 और आप एक ले लो, ऐसे करते हैं, लेते हैं 7n कितना 15 ले लें, 15 16 तो होता ही नहीं ना, वो होना भी तो चाहिए, तो कुछ भी बना लेंगे हम लोग हैं। एक आप ले लो, ऐसा करो 6C14 के साथ हम किसी देखो यहाँ निकाल लो पहले एक बार क्या होता है। प्रोटॉन तो हो गए 6, न्यूट्रॉन्स हो गए 8, इसके लिए n माइनस पी कितना आ रहा है 2। तो ऐसा करो 6C13 कर लो इसको, ठीक है। तो n माइनस पी कितना आ गया 1, और एक आप एग्जांपल ले लो 7n15।
तो इसके प्रोटॉन्स कितने 7, न्यूट्रॉन्स कितने 8, तो n माइनस पी की वैल्यू इसके लिए भी कितनी आ गई 1। तो अगर दो एलिमेंट्स के लिए n माइनस पी की वैल्यू सेम आ रही है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स बोलते हैं। तो आपको पहचानना होता है, एग्जाम्पल रटने नहीं है आपको दिया होगा कि भाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोडाइफर्स, तो आपको ऑप्शन में चेक करना है जिसके लिए n माइनस पी की वैल्यू सेम आ गई उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स बोलते हैं। सेम ऐसे ही एक और टर्म होता है, दोज आर कॉल्ड आइसोस्टेट्स। क्या होते हैं, आइसोस्टेट्स। तो आइसोस्टेट्स क्या होते हैं, आइसोस्टेट्स आर द मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स और द स्पीसीज हैविंग, या स्पीसीज या मॉलिक्यूल्स लिख लो आप तो रादर, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। नेचर मतलब नेचर ऑफ एटम सेम हो जरूरी नहीं है, एटम्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका टोटल नंबर क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम्स भी सेम हो और उनके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोस्टेट्स बोलते हैं। तो इसमें आपको एग्जांपल दूं, CO2 एंड N2O। देखो आप इनमें नंबर ऑफ एटम्स निकालो तो टोटल एटम्स तो इसमें भी कितने हैं 3 और इसमें भी कितने हैं 3, नंबर ऑफ एटम्स सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के प्लस 2 × 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 2 16 प्लस 6 कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन क्या होता है 7 2 14 प्लस 8 इसमें भी कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोस्टेट्स होंगे। बात समझ में आ रही है। ऐसे एक और टर्म होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। तो छोटे से नाम, छोटे से टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं शायद मूल कंसेप्ट के अंदर, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा, फिर कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर ये आपके कभी काम में आ जाए तो आप इन 3 टर्म्स को ज़रूर से याद रखें। क्लियर। चलो इसके बाद बेसिक चीज़ हमने बात कर ली, रेडिएक्टिविटी क्या होती है, उसमें कौन कौन से रेडिएशंस एमिट होते हैं। अब एक छोटा सा पार्ट और कवर करने जा रहे हैं कि अगर कोई रेडियोएक्टिव एमिशन हो रहा है, एक एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस में वो कितने अल्फा या फिर कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट कर सकता है वो हम लोगों को सीखना है। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स। So next topic is calculation of alpha beta particles emitted during radioactive disintegration. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन न्यूमेरिकल पार्ट में जब एंटर करेंगे ना तो ये चीज़ आपके कई बार बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। ठीक, देखो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान होता है। सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है ZXA, ठीक है, ये शायद आपने पढ़ा हो नहीं भी पढ़ा हो मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ। किसी भी एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ Z उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसके सिर पे मास नंबर होता है। मेरी आदत यहाँ लिखने की है, एक जनरली आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, और मैं आदत से मजबूर हूँ तो मैं हमेशा इधर लिखता हूँ, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना मेरे साथ। तो ZX एक एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है। ये क्या होता है, किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। मैं इसको Z1XA1 बोल रहा हूँ। पेरेंट न्यूक्लियाई से एक डॉटर न्यूक्लियाई बना Z2YA2, साथ में कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकले X, ठीक, और बीटा पार्टिकल्स निकले मान लो Y। ठीक है, आपको ये बताना है कि इस प्रोसेस के अंदर कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल्स निकले। तो बहुत आसान है, हम एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बनाएंगे और उससे हम लोग क्या कर लेंगे, अल्फा बीटा पार्टिकल्स की कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आप ध्यान दो, सबसे पहले आप क्या करो, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। अल्फा, बताओ मैं अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2He4। बताओ मैं बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, -1E0। अब क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये रिएक्शंस नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस की तरह बैलेंस नहीं होती है।
यहाँ पर आपको दो चीज़ें बैलेंस करनी होती है, एक एटॉमिक नंबर और दूसरा मास नंबर। जब दोनों बैलेंस होंगे तभी हम रिएक्शन को क्या मानकर चलते हैं, कंप्लीटली बैलेंस मानकर चलेंगे। ठीक, तो कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, एटॉमिक नंबर बैलेंस करो। ठीक, तो हम एटॉमिक नंबर बैलेंस करते हैं। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं। बताओ लेफ्ट साइड में एटॉमिक नंबर कितना है, Z1। राइट साइड का टोटल एटॉमिक नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है, Z2 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो एटॉमिक नहीं करो, पहले मास नंबर बैलेंस करते हैं, तो बीटा के लिए काम नहीं है। ऐसा करो पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा। और अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मास नंबर बैलेंस करते हैं, क्योंकि देखो बीटा के ऊपर कितना मास, 0, तो ये वाई तो गायब भी हो जाएगा, डायरेक्ट क्या मिल जाएगा आपको, x। तो मास नंबर बैलेंस करो सबसे पहले। बताओ लेफ्ट साइड में टोटल मास नंबर कितना है, A1। बताओ राइट साइड में कितना है, A2 प्लस 4 इंटू एक्स, है ना। 1 पे 4 है तो x पे कितना होगा, 4 इंटू एक्स। बताओ क्या आप यहाँ से x के लिए निकाल सकते हो, बताओ x के लिए कितनी आ जाएगी, A1 माइनस A2 अपॉन 4। तो मैं इसको एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, आप साइन की चिंता मत करो, साइन तो अपने को पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का नंबर कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया, देखो मैंने, डिफरेंस इन मास नंबर, उसको आप किससे डिवाइड कर दो, 4। उस इंटीग्रेशन, उस डिसइंटीग्रेशन में जो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है और जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, उन दोनों के मास नंबर का डिफरेंस निकाल लो और उसे 4 से डिवाइड कर दो, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मिल जाएंगे। सही है। एक बार आपके पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आ गए तो बीटा पार्टिकल्स निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप कुछ बुक्स पढ़ोगे, या हो सकता है कहीं और आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको एक बीटा पार्टिकल्स निकालने का भी फॉर्मूला सिखाया जाए, बट मैं उस फॉर्मूले को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें ना साइन की मिस्टेक हो जाती है। तो आपने अल्फा पार्टिकल निकाल लिया, एक बार आपको अल्फा पार्टिकल मिल गया तो आप सिर्फ इतना सा लिख दो, देन कैलकुलेट बीटा पार्टिकल बाय बैलेंसिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं, मैं तो क्या करूंगा, इस फॉर्मूले से अल्फा निकाल लूंगा, और एक बार अल्फा का नंबर आ गया तो एटॉमिक नंबर बैलेंस करके मैं क्या निकाल सकता हूं, बीटा पार्टिकल निकाल सकता हूं। कैसे, तो आओ उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। देखो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, मेरे पास एक न्यूक्लियाई है विच इज 92 यूरेनियम 238। ठीक, इसने क्या किया, ये डिसइंटीग्रेट हुआ, और डिसइंटीग्रेट होकर मान लो इसने बनाया 82 Pb206। इस प्रोसेस में उसने कुछ अल्फा और कुछ बीटा पार्टिकल्स एमिट किए। आपको नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स बताना है। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो चुका है। बताओ हम अल्फा तो कैसे निकालेंगे, तो अल्फा तो निकालेंगे डिफरेंस इन मास नंबर। तो देखो 238 में से 206 गया तो कितना बचेगा, 32 डिवाइडेड बाय 4। बताओ कितने अल्फा पार्टिकल्स आ गए, 8 आ गए। अब अगर आपको बीटा पार्टिकल्स निकालने हैं तो क्या करो, इसी रिएक्शन को दोबारा लिख दो, 238 गिव्स कितना, 82 Pb206 प्लस कितना आ जाएगा, 8 अल्फा यानी 8 इंटू 2He4 प्लस y इंटू -1E0। सही है। अब एटॉमिक नंबर बैलेंस करो, इधर कितना बताओ, 92 इज इक्वल्स टू 82 प्लस 8 2 ज़ा 16 माइनस y को इधर ले आओ तो y इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 98 माइनस 92 दैट इज कितना आ गया, 6। यानी इस प्रोसेस में 8 अल्फा और 6 कौन से पार्टिकल्स निकलेंगे, बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे। बोलो बात समझ में आती है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। पहले आप अल्फा निकाल लो डिफरेंस इन मास नंबर्स को 4 से डिवाइड करके, और उसके बाद आप एटॉमिक नंबर बैलेंस करके क्या निकाल सकते हो, बीटा पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो। सही है, आसान है। चलो अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक और चीज़ पढ़ानी है। दिस इज कॉल्ड सोडी-फजान्स रूल, या फिर हम इसे जानते हैं बाय द नेम ऑफ ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो
अब इसे कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ की। चलो, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ और सोडी-फजान्स रूल। ठीक है, तो आपको एज ए रूल रटना नहीं है, आपको समझना है कि इसमें क्या होता है। बहुत आसान है। देखो, हमने क्या देखा कि आपके पास एक न्यूक्लियाई है ZXA। ठीक, हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकले या फिर इसमें से एक बीटा पार्टिकल एमिट हो तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, ये ZXA है, अगर यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया 2He4, बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, Z-2। X, इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, A-4। तो पहली चीज, अल्फा पार्टिकल निकलने का इफेक्ट क्या होता है, जो पेरेंट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा और उसका मास नंबर कितने यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा, 4 यूनिट से। अब इसका आपको इफेक्ट देखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसा कि आप जानते हो, ये पीरियोडिक टेबल का आपका बेसिक फॉर्म है। ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब यहाँ पे थोड़ी सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली है और उसका यूज़ आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालते हो मैं आपको सिखा दूंगा। वैसे तो आपने पढ़ा हुआ होगा, मैंने पढ़ाया हुआ था पीरियोडिक टेबल के अंदर, बट अभी आप देखो, मान लो एक एलिमेंट है ग्रुप नंबर 12 में। ठीक, तो ग्रुप नंबर उसका 12 है, यानी उसका एटॉमिक नंबर या तो 30 होगा या 48 होगा या फिर कितना होगा, 48 प्लस आप इसमें ऐड कर दो 118 मरकरी, कितना आएगा, 80 आ जाएगा। 80 होगा और 80 के बाद आपके पास फिर आ जाएगा कितना, 112। ठीक है, अब क्या होगा, अभी इसका एटॉमिक नंबर मान लो से 48 है और इसका ग्रुप नंबर है 12। बताओ अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाए, तो 2 यूनिट से डिक्रीज करो 47, 46, तो बताओ ये कौन से ग्रुप में पहुंच जाएगा, 10th। समझ में आ रहा है। एक एलिमेंट है ग्रुप नंबर 2 में, उसका एटॉमिक नंबर है कुछ Z। अब इसमें से एक अल्फा निकल गया, तो बताओ इसका ग्रुप नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितने से डिक्रीज होगा, 2। तो Z-1, तो ये फर्स्ट ग्रुप में आ गया। बताओ Z-2 पे ये कौन से ग्रुप में पहुंच जाएगा, 18, क्योंकि यहां से 2 यूनिट डिक्रीज होने का मतलब है आप इस एलिमेंट पर आ गए और ये एलिमेंट कौन से ग्रुप में हो चुका होगा, बताओ 18 ग्रुप में हो चुका होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अब ध्यान रखना, यही सोडी-फजान्स रूल है कि जब भी एक एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसका ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में 2 यूनिट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। सही है। चलो, इससे अब हम क्या करते हैं, एक बीटा पार्टिकल निकालते हैं, ZXA। बताओ बीटा पार्टिकल का नोटेशन क्या होता है, -1E0। तो बताओ यहाँ जो एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, मैथ्स लगाओ। इधर Z है ना, इधर भी टोटल Z आना चाहिए, तो फिर हाँ, तो -1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, Z+1YA। ठीक है, अब बताओ अब क्या हुआ होगा, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ गया। बताओ अगर एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ गया तो ग्रुप नंबर 1 यूनिट से किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। तो बहुत सिंपल है, अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा और अगर बीटा पार्टिकल निकलता है तो 1 यूनिट से किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप मुझे इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन बता सकते हो, जिनका मास नंबर सेम होता है हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। तो बेसिकली आइसोबार्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू बीटा एमिशन। बस सिर्फ बीटा एमिशन होना चाहिए और कोई पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अरे बस समझ में। चलो, तो इसी को हम बोलते हैं सोडी-फजान्स रूल और अब इसको हमने डिस्कस तो कर ही लिया है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो आप यहां पर तो लिखें
कि एज अ रिजल्ट ऑफ alpha emission the group number of element will shift to left by 2 units। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हीलियम निकल रही है ना, ये यहाँ पे गैस होती है। क्या होती है? गैस। इस चीज को ध्यान रखना, ये अपने आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर काम में आएगी। अल्फा पार्टिकल जो निकलेगा वो बेसिकली गैसियस फॉर्म में होगा एंड दैट विल बी एक्चुअली हीलियम गैस। तो अभी हम जब काइनेटिक्स पढ़ेंगे इसकी, तो वहां पर आपकी चीज बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, बताओ यहां पर क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ बीटा एमिशन द ग्रुप नंबर of element will shift to right by 1 unit। ठीक है, तो ये तो गया लैंग्वेज फॉर्म। अब इसको हम सिंपल से हम याद रख लेते हैं कि अगर ये प्रेडिक्ट टेबल है, ये एक एलिमेंट है x, ठीक, अगर यहां से अल्फा एमिशन हुआ तो क्या होगा? ये ग्रुप नंबर है G, तब उसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? G-2, है ना? या G-2 मत बोलो, आप तो बोलो ग्रुप नंबर G है तो विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट बाय 2 यूनिट्स। और अगर इसमें से कौन सा पार्टिकल एलिमेंट होता है? बीटा, तो शिफ्टेड टू राइट। बाय 1 यूनिट। चलो इतना सा आप ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड सोडी-फजान्स रूल। और अब इसको यूज कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब मैं दोनों को मिलाऊंगा, नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स कैलकुलेट करना और उसके साथ में ग्रुप नंबर को डिसाइड करना है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप नंबर को बिलोंग करता है। लेकिन वो आप ये सब कर पाओ उससे पहले मुझे आपको प्रेडिक्ट टेबल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी देनी होंगी, उसी के बाद आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप ये चीज़ भूल चुके होंगे। तो लिखो, फिर मैं आपको प्रेडिक्ट टेबल की इन्फॉर्मेशन देता हूँ थोड़ी सी। देखो, ये ग्रुप नंबर अगर कैलकुलेट करते टाइम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए और उसमें प्रेडिक्ट टेबल में ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर निकालना आना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा सिखा दूं। देखो, उसके लिए मुझे फिर से प्रेडिक्ट टेबल बनानी पड़ेगी। पूरी तो नहीं बनाऊंगा, आउटलाइन बना रहा हूँ सिर्फ। आप इसका थोड़ा छोटा फॉर्म बना लें। जैसे कि आप जानते हो, यह पीरियड टेबल की फॉर्म है। ये फर्स्ट ग्रुप होता है, ये सेकंड ग्रुप, यहाँ शुरू होता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ये होता है आपका 13th ग्रुप, फिर आता है 14th, फिर 15, फिर 16, फिर 17 और फिर आता है 18th ग्रुप, जिसके अंदर आपका हीलियम भी इन्वॉल्व होता है ना। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इधर। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, क्योंकि यहीं से आप कुछ चीज़ें सीखोगे। ठीक है, मैं इनमें बोलता हूँ जंक्शन पॉइंट्स। आपको थोड़े जंक्शन पॉइंट्स याद रखने चाहिए। जैसे एक ये जंक्शन पॉइंट आपको याद रखना होगा, यहाँ पर कौन होता है? जिंक। ऐसे एक यहाँ पर आपको जंक्शन पॉइंट याद रखना होगा, यहाँ पर कौन होता है? स्कैंडियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। यहाँ तो आप जानते हो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर होता है कौन? आपका बेरिलियम। ठीक, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। अब इनसे आप क्या कर सकते हो? किसी भी एटॉमिक नंबर को ढूंढ सकते हो। तो ध्यान दो, एक रूल तो आपने पढ़ा ही बचपन में, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो आप यहाँ पर लगाओगे। देखो, आपको अगले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता करना है। तो इसमें 2, तो 1 + 2 कितना होता है? 3। 2, 8, 8, तो 11, फिर 8 तो 19, तो 2, 8, 8, अब क्या आएगा? 18। तो बताओ 19 + 18 कितना हो जाता है? 37 होगा। फिर 37 + 18 कितना हो जाएगा? 55। फिर 55 + 32
कितना हो जाएगा 87। इस तरह से आप बढ़ सकते हो, ठीक है। चलो सेम चीज़ यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ स्कैंडियम, ये स्कैंडियम 21, तो स्कैंडियम 21 में आप 18 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 39, फिर 18 ऐड करो, 39 प्लस 18 कितना हो गया 57। अब 57 पे एक स्टार लगता है, आपको याद हो पीरियोडिक टेबल के अंदर लैंथेनॉइड्स होता है। 57 में 32 ऐड करो 89, यहाँ पर भी स्टार लगता है। तो ये स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है, 57 के बाद यहाँ पे जो अगला एटॉमिक नंबर आता है वो डायरेक्टली कौन आता है 71, और 89 के वजह डायरेक्टली एटॉमिक नंबर आता है वो कितना आता है आपका 104, है ना। तो होता क्या है 50, ये 72 आता है सॉरी, 57 से लेकर 71 तक जो सारे लैंथेनॉइड्स हैं उनका ग्रुप नंबर कितना होता है बताओ, हमेशा 3। और ऐसे ही 89 से लेकर 103 तक जो सारे होते हैं उनका ग्रुप नंबर भी हमेशा कितना होता है 3। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इस रेंज में फॉल कर गया तो सोचना ही नहीं है, उसका ग्रुप नंबर हमेशा कितना होगा 3 होगा। आई बात समझ में। ऐसे देखो यहाँ ये जिंक है, इसका एटॉमिक नंबर 30, बताओ 30 प्लस 18 अगला कौन आएगा कैडमियम 48, 48 प्लस 32, 18 नहीं आएगा, अब क्या आएगा 32। ये आ चुके ना लैंथेनॉइड्स आ चुके हैं। अब 32 आप ऐड करो कितना आ जाएगा मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर कितना, तो सही एक सेकेंड, 18 पहला 18 आया ना ये, ठीक है। तो 32 आप ऐड करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 80। ऐसे आप एक और 32 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 112। आ रही बात समझ में। अब इनसे आप क्या कर सकते हो, जैसे मेरे से कोई बोलता है कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आया 46, बताओ उसका ग्रुप नंबर कितना होगा, तो ये 48 है, 47 46 का ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 10। आ रही बात समझ में। ऐसे आपको नोबल गैसेस में याद रखना होगा, यहाँ सबसे ऊपर होती है हीलियम 2, एटॉमिक नंबर 2 होता है। शुरू हो जाओ, 2 के बाद आप करोगे 8, क्योंकि 2 तो आ चुका है, तो 8 8 18 18 32 32। समझ में आ रही है। अगर आप हाइड्रोजन से शुरू कर रहे हो तो पूरा 288 काउंट करना पड़ेगा, अगर आप इस साइड काउंट कर रहे हो तो आप 8 से शुरू करोगे। तो 2 प्लस 8 कितना होता है 10, तो कौन आ गया नियॉन 10। 10 प्लस 8 कितना होता है बताओ, 18 पे कौन आ गया आपका आर्गन 8 8। अब आएगा 18 प्लस 18 क्या हो गया 36, दैट इज योर क्रिप्टन। फिर 36 प्लस 18 कितना होता है 54, जिसपे कौन आ गया जिनॉन। फिर 32, तो 54 प्लस 32 कौन होता है 86, दैट इज रेडॉन। और फिर 86 प्लस 32 करोगे तो कितना आ जाएगा 180। ठीक है। तो ये आपके पास जंक्शन पॉइंट्स हैं, आपको एक जंक्शन पॉइंट पता है तो उससे आप बाकी सबको कर सकते हो। आपसे कोई बोले कि 78 का ग्रुप नंबर बताओ, तो बताए थे ये 80 है, 79 78 फिर से क्या आ जाएगा 10। आपसे कोई बोले 111 का ग्रुप नंबर बताओ, तो 111 देखो ये 112 है, 111 यहाँ आएगा, ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 11। कर सकते हो। चलो तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ये जंक्शन पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने होंगे, तो ऐसा रफ साफ डायग्राम बना लेना और इन जंक्शन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, आप यहाँ गलती ज़रूर करोगे, 57 से 71 और 89 से 103 को आप कौन से ग्रुप में काउंट करोगे, ग्रुप नंबर 3 में। तो अब करते हैं इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट तो क्या ही करो, तो डायरेक्ट ग्रुप नंबर्स की बात करते हैं ना। डिटरमाइन द ग्रुप नंबर ऑफ A, B, C and D in periodic table for the following change. ठीक है। तो देखो क्या हुआ, आपने शुरू किया, चेंज दिया हुआ आपको, चेंज इज 88 RA 226 से आपने शुरू किया है, माइनस अल्फा A
माइनस बीटा बी माइनस अल्फा सी एंड माइनस बीटा डी। माइनस का मतलब क्या है, ये अल्फा एमिशन हो रहा है, यहाँ बीटा एमिशन हो रहा है। ठीक, चलो फटाफट से ट्राई करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा है, ये 88 RA 226 है। ठीक, पहले इसमें से एक अल्फा निकाल दो, जैसे अल्फा निकालोगे एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज होकर कहाँ पहुँच जाएगा 86, RA कहाँ पहुँच जाएगा ये 222। फिर इसमें से आप निकाल रहे हो बीटा, तो एक बीटा गया, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा 87, RA नहीं बनेगा ये। 86 पे कौन आता है आपका, रेडॉन है ना, रेडॉन एलिमेंट में पहचान सकते हैं हम, उसे आएगा 2। फिर 87 पे आ जाएगा फ्रेंशियम। अगर आप नहीं भी पहचान पाओ, मान लो आप तो सिर्फ एटॉमिक नंबर से बात कर लो, ठीक है, एलिमेंट जाने दो। तो ये हो गया 86 से, ये हो गया 87B और मास नंबर 222 रहेगा। फिर इसमें से एक और अल्फा निकाल दिया आपने, अपन तो एटॉमिक नंबर से ही बात कर लेते हैं। तो कितना हो गया 85C, कितना बचेगा बताओ ये 218। और फिर आपने इसमें से एक और बीटा निकाल दिया, तो 86D और 218। अब आप सिर्फ एटॉमिक नंबर देख देख कर बात कर सकते हो। तो बताओ सबसे पहले आप बात करो ये रेडियम 88 कौन से ग्रुप में आता है, ये आता है फर्स्ट ग्रुप में। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीड, सॉरी सेकंड ग्रुप में है ना, वो बेटा मांगे कार्स स्कूटर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो होता है 2 प्लस क्या हो गया, 2 नहीं होता 4 होता है ना यार। 4 + 8 कितना हो गया 12, 12 + 8 कितना हो गया 20, 20 + 18 38 + 18 56 है ना, 56 + 32 कितना हो गया 88। तो देखो 88 है ग्रुप नंबर 2 में। अब जब यहाँ से एक अल्फा निकलेगा तो लेफ्ट साइड 2 यूनिट शिफ्ट होगा, तो 2 से जाएगा 1 और 1 से सीधा कहाँ पहुँच जाएगा 18 पर, यानी इसका ग्रुप नंबर कितना होगा 18। ठीक, अब इससे क्या निकला बीटा, बीटा निकला, तो बीटा निकला तो इसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 18 से आगे फिर से कौन सा ग्रुप आ जाएगा फर्स्ट। फिर इससे अल्फा निकला, फिर पीछे 2 यूनिट जाओ, तो 1 यूनिट गए तो 18 और 2 यूनिट गए तो ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा 17। फिर इससे बीटा निकला, 1 यूनिट आगे शिफ्ट होगा, इसका ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा 18। बात समझ आ रही है। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जेई में इसको यूज़ करवा चुका है 2000 आई थिंक 11 या 12, इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन जो कई साल पहले जेई में आ चुका है, उसको हम लोग कवर करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, यह है जेई 2004 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि थोरियम 232 डिसइंटीग्रेट्स बाय एमिटिंग, क्या एमिट कर रहा है, ये आपके सामने एमिट कर रहा है 6 बीटा एंड 7 अल्फा पार्टिकल्स, 6 बीटा एंड 7 अल्फा पार्टिकल्स to form a stable nuclei. Determine the nuclei, determine the element and its group number in periodic table. ठीक है, थोरियम का एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ नहीं है, तो आपको खुद याद होना चाहिए वैसे तो, चलो मैं बता देता हूँ। दिस इज 90, तो 90 थोरियम 232 होता है। जेई 2004 का क्वेश्चन है। ट्राई करो, देखते हैं आपका आंसर सही आता है या फिर नहीं। चलो, इसका आंसर आएगा आपके पास 14th ग्रुप, और जो एलिमेंट होगा वो होगा लेड। ठीक, तो देखो बहुत आसान है, आप 90 थोरियम 232 से शुरू करो, आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग करनी है। तो देखो क्या क्या निकला है, 7 तो अल्फा निकले हैं, तो 7 × 2He4 लिख दो यहाँ, +6 निकले हैं बीटा, तो -1E0 यहाँ।
ठीक है। तो बैलेंस करो एटॉमिक नंबर, यहाँ मान लो Z आएगा एटॉमिक नंबर, तो आप 90 इक्वल टू क्या लिखोगे, Z प्लस 7 2 ज़ा 14 माइनस 6। 14 माइनस 6 कितना होता है, 8। ये इधर गया तो 90 में से 8 गया तो कितना बचेगा, बताओ 82। तो एलिमेंट आएगा 82 एटॉमिक नंबर के साथ। मास नंबर निकालो तो 232, 7 4 ज़ा 28, 204, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 82 किसका एटॉमिक नंबर होता है, लेड का। तो अभी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। तो एलिमेंट कौन है, लेड है, और उसका ग्रुप नंबर कितना आएगा, तो देखो, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली में लेड लाई करता है और उसका एटॉमिक नंबर कितना आता है, सॉरी ग्रुप नंबर कितना आएगा, 14। तो एलिमेंट है लेड और उसका ग्रुप नंबर कितना होगा, 14 होगा। बोलो कर सकते हो। तो ये थी आपकी रेडियो एक्टिविटी की बेसिक इंट्रोडक्शन, कि रेडियो क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स एमिट होते हैं। और आज का जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है वो है ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स के नंबर कैलकुलेट करना, एक डिसइंटीग्रेशन में कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे और उससे एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालना। अभी जो अल्फा बीटा पार्टिकल आपने कैलकुलेट करना सीखा है, ये आपके आगे काम में आएंगे जब हम न्यूमेरिकल्स के अंदर एंटर करेंगे, जब हम काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको इस पे एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जो जेई में आ चुका है, आप देखना कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो, और उसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।